हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पहले तो आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती कृपा करे आप पे और आप सभी अच्छे अच्छे पढ़ाई करें और आप अच्छे से अच्छे एग्जाम नंबर से उत्तीर्ण हो एग्जाम में। जैसा कि मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त प्रभात पटेल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरग्रीन स्टडी। आप सब ऐसे ही आप हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमारा क्लास 9 का चैप्टर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ। ठीक है, इसको अगर हिंदी में बोले तो होता है फोर्स मतलब होता है बल, और ये लॉ ऑफ मोशन मतलब गति के कुछ नियम न्यूटन द्वारा दिए गए थे, वही हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। अब ये बताइए फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक हम बोल सकते हैं पुश और पुल, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल जो एक्टिविटी की जाती है उसको हम फोर्स कर सकते हैं। तो वो तो मतलब एक छोटे वर्जन में हो गया, बट इसको हम अगर क्लास 9 के स्टैंडर्ड से पढ़ें तो इसको हम बोल सकते हैं ए पुश पुल एक्टिविटी दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन or change the state of motion to state of rest, or can change the dimension of object or change the magnitude of object is known as force। मतलब फोर्स हमारा एक ऐसा क्वांटिटी है, पुश पुल का एक ऐसी क्वांटिटी है मतलब क्या बोलते हैं, फोर्स एक ऐसा है, एक्सटर्नल इफेक्ट है। इट इज, हम इसको बोल सकते हैं कि पुश पुल का एक ऐसा एक्सटर्नल इफेक्ट है जो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको क्या कर सकता है, मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, अगर रेस्ट पे है तो मोशन में उसको कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या शेप चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो इसी को हम बोलते हैं फोर्स। तो हम फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? It is an external effect in form of push and pull that can change or try to change state of rest or motion, dimension or shape, comma, direction of an ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम फोर्स को डिफाइन करेंगे। इट इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश दैट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन और डायमेंशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। अब हम देखेंगे कि फोर्स रेस्ट के ऑब्जेक्ट को मोशन में कैसे ला सकता है। सपोज ये डस्टर है, ये क्या है, अभी रेस्ट पे है, तो अगर मैं इसको क्या करूं, इस पे मैं अगर ऐसे पीछे से धक्का देता हूं तो ये क्या, डस्टर गिर गया, मतलब ये मोशन में आया, तो इसमें हम फोर्स लगाए इसलिए डस्टर रेस्ट से मोशन में आया। अब हम देखते हैं मोशन, कोई गाड़ी मोशन में है उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो कैसे आएगा, उसका स्टेट कैसे चेंज होगा। आप सभी देखे होंगे कि आप गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में आप ब्रेक लगाते हैं
तो गाड़ी क्या आ जाती है, रुक जाती है। तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक एक तरह का फोर्स है, ब्रेक पर हम क्या फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स क्या करता है, मोशन को रेस्ट में ला देता है। डायमेंशन और शेप एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं आपको कैसे बताऊं डायमेंशन, सपोज आप कोई आप बॉल से खेलते हैं, तो बॉल का शेप गोल रहता है, बट उस पर अगर आप उस बॉल को दबाएंगे तो मतलब क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से उस पर आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉल का शेप चेंज हो जाता है। तो उसको हम कह सकते हैं इट इज एग्जांपल ऑफ फोर्स। अब डायरेक्शन कैसे चेंज करता है ऑब्जेक्ट का, अब डायरेक्शन देखते हैं। सपोज आप क्रिकेट खेलते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि अगर सपोज बॉलर बॉलिंग करा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में बॉलिंग करा रहा है, बट जो बैट्समैन होता है उस बॉल को सामने आती बॉल को उसको लेग ऑफ या राइट साइड में मार के उस बॉल का डायरेक्शन चेंज करता है। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये थे एग्जांपल फोर्स के। अब हम देखते हैं फोर्स के टाइप। फोर्स के कुछ टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, पहला है कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, ये फोर्स का टाइप है जब कोई दो बॉडी आप अपने कांटेक्ट में दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो उनके द्वारा फोर्स एक्सर्ट की जाती है, उसी को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है, डस्टर एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा हाथ है, तो दोनों एक क्या है, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, तो ये डस्टर इस हाथ मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है और हमारा हाथ मेरा हाथ भी डस्टर पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तो इसी को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इट इज डिफाइन एज द फोर्स which is exerted when surface of two objects come in contact टू ईच अदर। ठीक है, मतलब जब दो ऑब्जेक्ट के सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो जो फोर्स एक्सर्ट किया होगा उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स को हैपन होने के लिए दो ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के संपर्क में आना नीडेड है। अगर एक ऑब्जेक्ट होगा तो कांटेक्ट फोर्स हैपन नहीं होगा। इसका एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जो जब हम चल रहे हैं तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो घर्षण होता है, घर्षण से जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी सरफेस पे, तो ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट इस सतह पे फोर्स लगाती है। ठीक है, उसके विपरीत ये जो सरफेस है, सरफेस भी इस ऑब्जेक्ट पे कोई दूसरा फोर्स लगाएगा, कुछ फोर्स लगा रहा होगा, उसी फोर्स को बोलते हैं जो होगा अपोजिट टू
ये जो ऑब्जेक्ट लगा रहा होगा फोर्स उसके अपोजिट होगा बट इक्वल होगा, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम रखे हुए किसी सरफेस पे, तो ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे फोर्स लगा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, बट ये सरफेस जो है जिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सरफेस भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, बट ये जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा वो ऑब्जेक्ट के फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा बट इक्वल डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, उसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, जो एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। अब हम बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द फोर्स exerted without coming contact to ऑब्जेक्ट्स। मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के बिना पास आए ही फोर्स को लगाया जाता है, तो वैसे फोर्स को हम बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका एग्जांपल है जैसे आप मतलब सपोज आप जैसे मैग्नेट को लोहे के पास रखते हैं बट लोहा आयरन को उस मैग्नेट से टच नहीं कराते हैं, बट फिर भी क्या है मैग्नेट आयरन को अपनी साइड खींच लेता है, वो है क्या हमारा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में मतलब नहीं है, टच में नहीं है, बट फिर भी फोर्स के द्वारा एक दूसरे को खींच रहे हैं अपने साइड, तो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मतलब जो चार्ज पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को खींचते हैं बिना एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए हुए, तो क्या एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो इसको हम एग्जांपल लिख सकते हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का होगा मैग्नेटिक फोर्स, जो चार्ज पार्टिकल द्वारा फोर्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो एग्जांपल है इन दोनों पे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब मतलब कांटेक्ट में नहीं आते हैं बट फिर भी उनके द्वारा फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, तो ये एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तीसरा टाइप का फोर्स है जो हमारा है वो है बैलेंस फोर्स। तीसरा फोर्स है हमारा बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, ये एक फोर्स का टाइप है जो ऑब्जेक्ट मतलब ये क्या करता है जो मोशन का है उसमें मोशन जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसमें कोई चेंज नहीं करता है। मतलब अगर मोशन कर रहा है जिस स्पीड से मतलब जिस स्पीड से मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट उसी स्पीड से मोशन करेगा। ये जो होता है ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट है इस पे मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं और इधर से फोर्स लगा रहा हूं, तो दोनों फोर्स क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और मतलब इसमें क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और जो इनका अगर ये सपोज मैं इधर से 10 न्यूटन लगा रहा हूं, ये फोर्स जो लगेगा इस पे वो 10 न्यूटन होगा। ठीक है, सपोज आप घर में देखे होंगे कि कभी कभी आप खेल में देखते हैं कि आप दरवाजा बंद कर देते हैं या फिर मतलब दरवाजा को शट करते हैं, बट दरवाजा के उस साइड पे आपका भाई उस दरवाजा को खींचता है,
तो दरवाजा क्या है, अपनी अपने पोजीशन पर आता है, ना वो खुलता है ना बंद होता है, बिकॉज ऑफ आपका भाई अंदर से उस दरवाजे पे फोर्स लगाता है, और सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स आपका अपोजिट साइड से भी फोर्स लगाया जाता है, और दोनों फोर्स क्या होते हैं, उल्टा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बट इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है। इसके वजह से दरवाजा ना खुलता है ना बंद होता है, तो ये क्या होता है, बैलेंस फोर्स होता है। तो बैलेंस फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स which does not cause any change in motion, मतलब ऐसा फोर्स जो कोई चेंज मोशन के चेंज में कोई कॉज उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। दे आर इक्वल एंड अपोजिट ईच अदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो होते हैं इक्वल होते हैं और अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अपोजिट, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, इसको हम ऐसे लिखेंगे, दे आर इक्वल टू ईच अदर, each other and opposite in direction, ठीक है। अब चौथा फोर्स है जो टाइप है वो है अनबैलेंस फोर्स। इसको हम डिफाइन करेंगे, द फोर्स विच कॉज यहां पे नहीं लिखेंगे, सॉरी, इसको डिफाइन करेंगे, द फोर्स विच कॉज चेंज इन मोशन, they are not equal and they are not equal to each other and not opposite in direction। तो मतलब अनबैलेंस फोर्स ऐसा फोर्स है जिसके वजह से मोशन में चेंजेस आते हैं, और ये ऐसे ये फोर्स है जो एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं होते हैं, और सेम डायरेक्शन में ही में भी हो सकता है सेम डायरेक्शन में लगे, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगते हैं, ठीक है। सपोज इसका हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ये डस्टर है, इसको मूव करना है, ठीक है। अगर हमें पता है कि ये डस्टर को मूव करने के लिए 10 न्यूटन फोर्स का रिक्वायर्ड है, तो अगर हम सपोज इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, ठीक है। अब इधर से हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे की इक्वल है, तो यहां पे मूव नहीं करेगा। बट वही हम
एक इधर से फोर्स लगाए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए 2 न्यूटन का, बट इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए 12 न्यूटन का, तो हमारा जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो होगा हमारा 10 न्यूटन का। तो हमारा यहाँ पे क्या है, 2 फोर्स लग रहे हैं जो हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं है, बट फिर भी हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ फोर्स क्या है, हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं है। अब डायरेक्शन का देखते हैं, डायरेक्शन इनका अपोजिट हो सकता है कि नहीं। तो सपोज हमें इस फोर्स को लगाना है, इसको इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, हमें 10 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया जो 5 न्यूटन का है, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। तो हम यहाँ पे एक दूसरा फोर्स लगा रहे हैं जो 5 न्यूटन का है, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट, टोटल हमारा फोर्स हो गया 10 न्यूटन का, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम दो फोर्स लगा रहे हैं, बट दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हमारा अनबैलेंस फोर्स होता है। अब हम पढ़ते हैं इनर्शिया। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या कहते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज फॉर्मूला ऑफ फोर्स। जो फोर्स का फॉर्मूला होता है सपोज कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, वो एक्सीलरेशन a कर रहा है और उस पर फोर्स लगाया जाए, तो जो F होगा वो होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट जो होती है न्यूटन। ठीक है, ये इसकी SI यूनिट है, ये यूनिट जो है SI यूनिट है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, न्यूटन, इसको हम N से नोट करते हैं। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट जो होती है, इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डाइन। तो न्यूटन और डाइन में एक रिलेशन होता है, वो होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी हमें दे देता है कि न्यूटन में फोर्स दिया जाता है, हमें पूछ देता है कि इसको डाइन में कितना फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये चीज वहां पे ध्यान मतलब काम आता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, और इसमें एक चीज ये है कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्या क्यों है, इसको जानते हैं। अब हमें पता है कि हमें दरवाजा, सपोज हमें एक दरवाजा की एग्जांपल लेते हैं कि दरवाजा पे हमें फोर्स लगाना है 10 न्यूटन का। अगर हम सपोज ये बोल दें कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, अब हमें मैग्नीट्यूड पता है, बट हमें नहीं पता है कि कहां लगाना है, तो वो क्या मीनिंगफुल हुआ, नहीं हुआ। तो इसीलिए फोर्स के लिए एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, कि हमें बताया जाता है कि हमें इस डायरेक्शन में यहां पे फोर्स लगाया जाता है। तो हमें दरवाजा को खोलना है, तो हमें पता है कि 10 न्यूटन के फोर्स लगाने पर दरवाजा खुलेगा, तो हम 10 न्यूटन का फोर्स कहाँ है, अपना दरवाजा पर लगाएंगे। तो हमें इसमें क्या पता चल रहा है, मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है कि हमें 10 न्यूटन का फोर्स का रिक्वायरमेंट है, और हमें कहाँ लगाना है, किस डायरेक्शन लगाना है, तो दरवाजा पर लगाना है। तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन ही पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे फोर्स में दोनों चीज आ रही है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इसलिए फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनर्शिया के बारे में, कि इनर्शिया क्या होता है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब है इनर्शिया।
इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया मतलब एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है मतलब मूव कर रहा है तो मूव करना ही चाहेगा। इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो मतलब अगर सपोज मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरा शरीर चाहेगा कि मैं यहाँ पे खड़ा ही रहूं। अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा, मेरे शरीर की टेंडेंसी होगा कि मैं मूव करते रहूं। इसी टेंडेंसी को मैं बोलूंगा, ये टेंडेंसी क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ tendency of an object to remains in a state of rest or keep moving uniformly is known as inertia। सॉरी, इनर्शिया का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे होगा ठीक है। इनर्शिया मतलब ऑब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी, अगर वो मूव कर रहा है तो मतलब वो स्टेट में तो स्टेट में ही रहना चाहे, अगर मूव कर रहा है तो अपनी सेम स्पीड से ही मूव करना चाहे। इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया तीन तरह की होती है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक इनर्शिया ऑफ मोशन, एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है? पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको बोल सकते हैं इट इज द कंडीशन it is the condition in which object remains in state of rest। ठीक है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और सेम स्टेट में रहना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर सपोज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सेम स्पीड से यूनिफॉर्मली मूव करना चाहता है, उसी कंडीशन को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द कंडीशन in which moving object keep moving uniformly। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्मली मूव करना चाहता है। अब तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
inertia of इसको हम डिफाइन करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में मूव, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन बनाना चाहता है, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द कंडीशन in which object try to maintain its डायरेक्शन। अब इसमें एक बड़ी ये होती है कि अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर उस ऑब्जेक्ट को हम राइट में, अगर उस ऑब्जेक्ट को राइट में अगर हम टर्न करते हैं, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई अगर इंसान किसी गाड़ी में बैठा हुआ है, अगर हम गाड़ी को राइट में टर्न करते हैं तो जो इंसान होगा वो बॉडी टर्न इनटू लेफ्ट, ठीक है। अगर कोई इंसान गाड़ी में बैठा हुआ है, अगर गाड़ी लेफ्ट टर्न कर रही है तो जो इंसान का शरीर होगा, जो बॉडी होगा, टर्न इनटू राइट। तो ये हमारा इनर्शिया डायरेक्शन होता है। अब इसको समझिए कैसे ये इनर्शिया डायरेक्शन वर्क करता है। सपोज ये हमारा है गाड़ी, इसमें मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम राइट मूव कर रहे हैं बट जो ऑब्जेक्ट है, सपोज ये इसमें ऑब्जेक्ट और कोई गाड़ी है, उस पर ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, दोनों जा रहे हैं स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट जा रहे हैं, बट क्या है यहां पे हमने गाड़ी को टर्न किया राइट, बट क्या है जो ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा कि हमें अभी भी आगे जाना है, ठीक है, उसकी टेंडेंसी क्या होगी आगे जाने की, इसलिए क्या होगा, हमने तो टर्न राइट किया बट ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेफ्ट की ओर झुकेगा, ठीक है। यही होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब वो तो हम न्यूटन ने कुछ लॉ दिए थे, हम वो कुछ लॉ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं। पहला है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जो इनर्शिया का कंसेप्ट था वो न्यूटन द्वारा ही दिया गया था, और न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में इनर्शिया के कंसेप्ट के बारे में बताया था। तो हम समझते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया। तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या यही कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहेगा यूनिफॉर्मली, अनटिल अनलेस जब तक उस पर कोई अनबैलेंस
और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बस इतना ही कहा था। और हम इसको देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। इसको हम लिखे, ये एन ऑब्जेक्ट remains in state of rest or keep moving sorry moving in straight line uniformly until and unless and external unbalance force is applied on it। तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट में कहा कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, अगर स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहेगा यूनिफॉर्मली, अनटिल और अनलेस जब तक अनबैलेंस फोर्स उसे लगाया नहीं जाए। यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स का जिक्र उन्होंने इसलिए कहा कि अगर बैलेंस फोर्स होगा तो सेम होगा, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का, तो वहां को ऑब्जेक्ट को कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक वो फोर्स अनबैलेंस ना हो। इसलिए उन्होंने यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स का जिक्र किया। ठीक है, ये तो था न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में। अब हम बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पर मोमेंटम अप्लाई होता है। ये मोमेंटम क्या है? ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मास और किसी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, मोमेंटम को डिफाइन कर सकते, इट इज अप्लाइड ऑन मूविंग object, it is product of mass velocity of product। सपोज ये मास m ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है मास m का, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस पर जो मोमेंटम लगेगा, और मोमेंटम को हम इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लेटर p। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट m मास का है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो मोमेंटम लगेगा होगा p इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और इसकी SI यूनिट के बारे में बात करें तो SI यूनिट क्या होगा? मास का होता है kg और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसका SI यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या है, यहां पे वेलोसिटी की बात हो रही है, यानी जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो रेस्ट हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ और कुछ कंसेप्ट है वो हम कल की क्लास में बात करेंगे, और कल की क्लास में हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो होपफुली आपका तैयारी अच्छे से चले। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।